नमस्ते सर्वेभ्यो भविष्यन्तु। स्वागतम सर्वेभ्यः। संस्कृत प्रकाशन चैनल में आप सबका स्वागत है। हम लोग ये जानते हैं जितने भी शब्द हैं, उपसर्ग तो जानते हैं सभी लोग। उपसर्गों की संख्या 22 है। कितनी है? 22 है। तो उपसर्ग जो है शब्द के पहले जुड़ करके और उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं। शब्द के अर्थ को प्रभावित करते हैं। ठीक उसी तरह से प्रत्यय क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय जो है कहा जाता है कि बिना प्रत्यय का कोई शब्द नहीं होता है। बिना प्रत्यय का कोई भी शब्द नहीं है। बिना, क्योंकि जब प्रत्यय लगता है तभी वह शब्द पूर्ण होता है, अन्यथा वह शब्द जो है अपूर्ण ही, अधूरा ही रहता है। प्रत्ययों की संख्या नहीं बताई गई है। प्रत्यय कितने हैं यह संख्या निर्धारित नहीं है, क्योंकि जितने भी नए नए शब्द बनते हैं उसमें कोई ना कोई प्रत्यय अवश्य लगता है, और उसी तरह से जो है प्रत्यय के साथ वह शब्द पूर्ण होता है। और हम लोगों के परीक्षा में भी प्रत्यय आते हैं ना। तो वैसे प्रत्ययों की संख्या तो बहुत है, किंतु हम लोग कुछ मुख्य प्रत्ययों को पढ़ेंगे। उनमें से आज जो है अभी हम लोग पढ़ रहे हैं त्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय। क्या है? त्वा प्रत्यय क्या है? हाँ, ये एक साथ दो दो अक्षर आधे आधे हैं, तो आधे अक्षरों के उच्चारण में तो कठिनाई होना स्वाभाविक है, होता ही है। लेकिन हम लोग अभ्यास करेंगे तो इससे क्या हो जाएगा कि यह अच्छी तरह से अभ्यस्त हो जाएंगे। कौन सा प्रत्यय है? हाँ, क्त्वा। क्त्वा क्या है? हाँ, न पूरा क बोलना है न पूरा त बोलना है, सीधे व पर जाकर के रुकना है। कहाँ रुकना है? हाँ, इसीलिए त्वा प्रत्यय। तो त्वा प्रत्यय जो है, जैसे एक वाक्य में दो क्रियाएं आएंगी, एक वाक्य में दो क्रियाएं आएंगी, तो उनमें से जो पहली क्रिया होगी, कौन क्रिया होगी? पहली क्रिया होगी, उसमें त्वा प्रत्यय लगता है। कौन प्रत्यय लगता है? किस क्रिया में? पहली क्रिया में। जैसे मान लो दो वाक्य हैं, राम पढ़ता है और उसके बाद खेलता है। राम पढ़ता है उसके बाद, तो इसमें कितनी क्रियाएं हैं? दो। कौन कौन सी है? हाँ, उत्तम, बहुत ही सुंदर। ये तो सभी बच्चे जानते हैं हमारे। आप लोग बहुत तेज हैं। हाँ? जो सुनेंगे देखेंगे कहेंगे वो तो बच्चे बहुत विद्वान हैं, है ना। तो वास्तव में आप लोग विद्वान हैं। पहली क्रिया कौन सी है? पढ़ता है। पहली क्रिया कौन सी है? और फिर दूसरी क्रिया कौन सी है? अब ये दो वाक्य हो गए, बहुत बड़ा वाक्य हो गया ना। किंतु जब हम इसको छोटा करेंगे, दोनों क्रियाओं को एक ही वाक्य में सम्मिलित करेंगे, तो क्या हो जाएगा? राम पढ़कर खेलता है। क्या होगा? राम पढ़कर, तो राम पढ़कर खेलता है, तो इसमें पहली क्रिया पढ़कर और दूसरी क्रिया खेलता है ना। तो इसमें पहली क्रिया क्या है? पढ़कर। क्या है? पहली क्रिया है ना पढ़कर। तो पढ़कर में कौन प्रत्यय लगेगा? तो त्वा प्रत्यय लगेगा। कौन प्रत्यय लगेगा? तो त्वा प्रत्यय लगेगा। तो त्वा प्रत्यय जब लगेगा तो उसका जब हम लोग संस्कृत अनुवाद बनाएंगे, राम पढ़कर खेलता है, तो क्या हो जाएगा? रामः पठित्वा खेलति। रामः पठित्वा खेलति। किस वाक्य में त्वा प्रत्यय लगा है? किस शब्द में किस क्रिया में प्रत्यय लगा है? पहले पढ़ने में, है ना। तो हम लोग वाक्य उतना नहीं बनाएंगे, क्योंकि प्रत्यय से बनने वाले शब्दों का अभ्यास हम लोग कर ले, उसके बाद वाक्य अपने से आने लगेगा, बनने लगेगा, है ना। तो जैसे पठ धन त्वा,
बराबर पठित्वा। ऐसे हस धन त्वा बराबर, ये तो दो शब्दों को हम बताए, दो मूल। यहां धातु में देखो, ये मूल शब्द में ही प्रत्यय लगता है। किसमें लगता है? मूल शब्द में। और मूल शब्द को हम लोग प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकृति। जैसे हम लोगों के पाठ में, पुस्तकों में आता भी है क्या, कि प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। क्या आता है? हाँ, प्रकृति और प्रत्यय का विभाग करो, अर्थात प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करो। तो यहां प्रकृति क्या है? धातु है। पुस्तकों में ऐसे चिन्ह भी दिया रहता है। ये जो वर्गमूल का चिन्ह है ना, हाँ, तो ये वर्गमूल का जो चिन्ह है, ये किसमें लगा रहता है? धातु में। किसमें लगा रहता है? धातु अर्थात मूल शब्द में। धातु में अर्थात मूल शब्द में ये प्रत्यय लगा रहता है, ये चिन्ह लगा रहता है। उसको समझ लेंगे हम लोग कि वो धातु है। ऐसा चिन्ह जिस शब्द में होगा उसको क्या समझेंगे हम लोग? वह धातु है। और उसके बाद जो है वह प्रत्यय है। उसके बाद प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है। प्रत्यय हमेशा पहले नहीं लगता है। पहले क्या लगता है? पहले उपसर्ग लगता है। उत्तमम, पलक कुमार, ये अविनाश कुमार आया है ना। तो मूल शब्द के पहले उपसर्ग लगता है और बाद में प्रत्यय लगता है। तो प्रत्यय से बनने वाले, जैसे पठ धन त्वा, क्या हो गया? पठित्वा। हंस धन त्वा, क्या हुआ? हंसित्वा। ऐसी चल धन त्वा, चलित्वा। खेल धन त्वा। इसी तरह से हंस धन त्वा। समझ में आ रहा है ना? ये बहुत कठिन नहीं है। प्रत्यय जो है बहुत अधिक संख्या में है, इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा कठिन लगता है कि कौन प्रत्यय कब कहां लगेगा। इसी को समझने में कठिनाई होती है ना। किंतु जब समझ में आ जाएगा तो कौन प्रत्यय कहां लगेगा, ये कहां रहेगा? कंठाग्र रहेगा। कहां रहेगा? कंठ के आगे, अर्थात जिह्वाग्र रहेगा, जिह्वा पर ही रहेगा। जब भी कोई बोलेगा, अब तुम्हारे सामने कोई बोलेगा कि पठित्वा शब्द में कौन प्रत्यय है, तो क्या बताओगे? कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इसी तरह से कोई बोलेगा चलित्वा, तो इसमें कौन प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? त्वा प्रत्यय। तो इस तरह से जो है हम लोग त्वा प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त किए। ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग पहले पढ़े त्वा प्रत्यय। क्या पढ़े? अब उसका अर्थ क्या होता है? करके। उसका अर्थ क्या होता है? ठीक उसी तरह से दूसरा प्रत्यय ल्यप। क्या है? ल्यप। क्या है? ल्यप। बहुत सुंदर, बहुत जोर से नहीं तो कान में भी टन से लग जाएगा, है ना। तो ल्यप प्रत्यय जो है, ल्यप का भी अर्थ करके ही होता है। इसमें भी वैसे ही जिस वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं, तो पहली क्रिया में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। किस प्रत्यय का प्रयोग होता है? तो जैसे हम लोग त्वा पढ़े, त्वा का प्रयोग होता है, वैसे ल्यप का। तो आखिर दो दो प्रत्यय एक ही शब्द के लिए क्यों? इसकी क्या आवश्यकता है? तो इसके लिए जो है पहला प्रत्यय जो हम लोग त्वा पढ़े, तो वो डायरेक्ट धातु में लगता है। क्या लगता है? सीधे सीधे धातु रहेगा, उसके आगे त्वा प्रत्यय रहेगा। किंतु ल्यप प्रत्यय जो है, ल्यप प्रत्यय के लिए पहले उपसर्ग रहेगा। बिना उपसर्ग का ल्यप प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। जैसे हम लोग यहां एक लिखते हैं, बी धन लिख धन ल्यप, तो क्या हो जाएगा? विलिख्य। क्या हो गया? इसी तरह से दूसरा जो है
प्रधन हस धन ल्यप बराबर क्या हो जाएगा? प्रहस्य। क्या होगा? अब हम लोग देखेंगे ल्यप त्वा प्रत्यय का केवल त्वा बचता है ना, इत्वा जुड़ जाता है। त्वा प्रत्यय में पठ धातु है तो इत्वा जुड़ जाएगा तो पठित्वा, लेखित्वा, हसित्वा, चलित्वा, है ना। उसी तरह से इत्वा ही नहीं, कहीं कहीं जैसे मूल धातु में जैसे गम धन त्वा तो गत्वा हो जाएगा। लेकिन लेप जो है, लेप में भी ऐसे ही इसमें का केवल य बचता है। क्या बचता है? ल और प जो है हट जाता है। ल और प जो है ये दोनों हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे के कार्यों में बाधा नहीं डाल पाते हैं। ये आधे अक्षर है, पूरा अक्षर जो है इसमें य है, इसलिए य रहेगा। अब यहां हम लोग देखेंगे बी। बी क्या है? उपसर्ग है। बहुत सुंदर। क्या है? बी उपसर्ग है। और लिख क्या है? क्या है? हाँ, ये चिन्ह जब लग जा रहा है तो समझ में आने लगेगा ना। लिख क्या है? धातु। और लेप क्या है? तो यहां पर हम लोगों का इससे बना हुआ शब्द क्या बना? विलिख्य। तो यहां देखेंगे कि बी उपसर्ग आ गया है और ली ख हलंत्य है ना। तो ख हलंत्य का अर्थ आधा अक्षर है ना। तो यहां लिख भी आ गया और इसके बाद लेप का कौन आया? यह आया। कौन आया? तो क्या हो गया? विलिख्य। सही है ना। जैसे हम बता रहे हैं वैसे यहां आ रहा है ना। और समझने में कोई कठिनाई तो नहीं है? हाँ, तो ये भी ध्यान देंगे कि वीडियो जो है पूरा पूरा देखेंगे। छोड़ छाड़ करके वीडियो देखेंगे तो ये आने वाला नहीं है। क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं तो इसको पढ़ने के लिए यही बस का इतना ही करना है कि आपको ध्यान दे करके पूरा पढ़ना है। जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ेंगे। अगर भगा कर देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। पढ़ा रहे हैं तो उतना पढ़ेंगे तो फिर आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोगों को रट रट के फिर भूल जाएंगे। जो चीज रट करके याद करते हैं क्या होता है बाद में उसको भूल जाते हैं। जैसे परीक्षा में ही लोग 1,000 2,000 बस बहुवैकल्पिक प्रश्नों को याद करते हैं ना। गेस पेपर खरीदते हैं और उसको याद करते हैं रट रट करके। परीक्षा देते हैं, परीक्षा के बाद फिर उनसे पूछा जाए तो 100 प्रश्न पूछा जाएगा तो कहीं 2-4 का बता पाएंगे या 10 का बताएंगे। जो बहुत बुद्धिमान प्रतिभावान होगा वो भले बता दे, नहीं तो सब लोग ऐसे नहीं बता पाते हैं। किंतु ये जो पढ़ाने का तरीका है और आप लोगों के पढ़ने का तरीका है ये बिल्कुल आसान तरीका है। इसलिए केवल आपको ध्यान देना है, एक बार पढ़ना है और उसके बाद जो है वो दिमाग में इतना जबरदस्त जाकर के सट जाएगा, चिपक जाएगा, फिर वो हटेगा नहीं। कभी भी जीवन में पूछेंगे तो याद रहेगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको पहले पूरा वीडियो देखना होगा, भगाना नहीं है ना। तो इसी तरह से यहां प्र क्या है? उपसर्ग। हम लोग पढ़े प्र परा अपसम अनु अवनिस निर दुस दुर भी आन नि अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप एते प्रादयः उपसर्गाः सन्ति। ये प्र आदि उपसर्ग है। ठीक है, तो प्र उपसर्ग लग गया और इसके बाद क्या है? धातु। कौन सा धातु है? हस धातु। इसके बाद कौन सा प्रत्यय है? अब इसका जब हम लोग बन गए, इस रूप बना तो क्या हुआ है ना? प्र हस य हो गया ना। ऐसे ही अगर धातु जो है बी उपसर्ग है, लिख धातु है, लेप प्रत्यय है तो क्या होगा? क्या होगा? विलिख्य। उत्तमम अभिराजाय। इसी तरह से दी धन जित धन लेप क्या होगा? विजित्य। उत्तमम, बहुत ही सुंदर। यानी कि मुझे लग रहा है कि समझ में आ रहा है ना समझ में? हाँ? तो कि आ गया
ऐसे तो कोई नहीं है जिनके समझ में नहीं आया है, ये सबको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए जो है हम लोग थोड़ा सा और भी पुस्तकों में भी थोड़ा ध्यान देंगे। हम तो यहाँ पूरे शब्दों को लिख करके और पूरे धातुओं को लिख करके प्रत्यय नहीं जोड़ा जा सकता है, नहीं जोड़ा जा सकता है ना, नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। और जब पूरे प्रत्ययों के साथ, पूरे धातुओं के साथ सभी प्रत्ययों को जोड़ जोड़ करके जब बनाने लगेंगे तो 6-6 महीना लग जाएगा, है ना। यहाँ तो 10 मिनट देखने में थक जाते हैं सब, है ना। तो इसीलिए हम लोग पूरा देखेंगे, इसीलिए छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं। और इसके लिए देख करके सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ये सब करेंगे। और करने के साथ साथ अधिक से अधिक बच्चों को बताएंगे भी क्या कि वो लोग भी इसको देखें। ये आज के लिए केवल नहीं है, केवल परीक्षा की तैयारी तो आप लोगों की हो रही है, लेकिन केवल आज ही इसी 2022-23 की नहीं है, ये कभी के लिए भी, जब भी हमेशा प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, कारक संस्कृत में हमेशा ये पढ़ना होता है। चाहे किसी भी कक्षा में रहो उसमें पढ़ना ही पढ़ना है। यदि संस्कृत पढ़ते हैं तो संस्कृत पढ़ते हैं तो जब पढ़ना है तो जब हम लोग इस अभी पढ़ लेंगे तो यह हमारे जीवन भर हमको साथ देगा, जीवन भर यही काम आएगा। जब भी पढ़ेंगे प्रत्यय के बारे में आएगा क्वाल्यप तो हम लोग उसको बोल सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग इस पाठ को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।